हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीजेस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सीक्वेंस एंड सीरीजेस। सीक्वेंस एंड सीरीजेस में अभी तक पढ़ा इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन के बाद सीरीज का इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस इंट्रोडक्शन, सीरीज इंट्रोडक्शन। उसके बाद सीक्वेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं वो बताया। उसमें से 3 स्पेशल हैं, उनको पढ़ना है, और 2 को मिला के चौथा डेराइव्ड होता है, AP, GP, HP। सीक्वेंस खास लॉजिक को फॉलो करता है। हर सीक्वेंस का लॉजिक अलग अलग हो सकता है, लेकिन 3 लॉजिक ऐसा है जो वेल नोन है, उसके नाम से पढ़ते हैं। एक लॉजिक का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है। दूसरा सीक्वेंस का नाम GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, ब्रॉडली पढ़ना है। AP, GP, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ब्रॉड पढ़ने हैं, ये चीप पढ़ने बट थोड़ा पढ़ना है। और AP, GP को मिला के एक चौथा पढ़ना है, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सीक्वेंस सीरीज का क्लियर होने के बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन पढ़ा था। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है वो पढ़ने के बाद फिर जनरल टर्म पढ़ा था। जनरल टर्म पढ़ने के बाद फिर सम ऑफ AP पढ़ा था। सम ऑफ AP पढ़ने के बाद उस पर 4-5 नोट्स थे, उसके कुछ स्पेशल के चीज़ें थी, याद रखने वाली चीज़, जो फास्ट काम करता था, वो पढ़ा था। फिर उस पर 2-3 बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, काम हो जाए जल्दी जल्दी। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सीक्वेंस पढ़ा, सम फैक्ट्स AP का। पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, इस लेक्चर में भी हम आगे कॉन्सेप्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ही लेंगे आगे। मे बी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन आए, फिर प्रॉब्लम सेशन होगा। आपको मालूम है कि प्रॉब्लम सेशन होता है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम सेशन होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के होंगे। वैसे मैं इंट्रोडक्शन में जो कंटेंट समझाने में होता है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता, मैं आपको कोई ख़राब क्वेश्चन नहीं देता, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जिसका स्टैंडर्ड होता है वो क्वेश्चन देता आपको मैं, कि समझ में आए। ओके, राइट। तो जब स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन दे देते हम आपको, उसके बाद फिर प्रॉब्लम सेशन लेते। ओवरऑल आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ आगे बढ़ेंगे। एरिथमेटिक मीन बाकी है, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। एरिथमेटिक मीन एंड होने के बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आज का लेक्चर कंसेप्चुअल बेस्ड ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर कुछ प्रॉब्लम आएंगे इन्हीं सब पे बेस्ड, फिर आगे जैसे जैसे धीरे धीरे थ्योरी खत्म होगा। तो आज पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन। इसको शॉर्ट में पढ़ते AM। क्या पढ़ते हैं? सबसे सिंपल वाला पहले, अगर मेरे पास कोई 2 टर्म है, उसके बीच में मीन निकालना है तो कैसे होगा, तो वो समझो। इफ 3 टर्म्स आर इन AP, मैंने पहले बता रखा था, प्रॉपर्टीज में बोल दिया था फास्ट में, आज मैं लिख के सही से दिखा रहा। If 3 terms are in AP, then the middle term is called AM between the other two. Between the other two. तो हम लिखेंगे if 3 terms
पहला पॉइंट है एरिथमेटिक का, इफ 3 terms are in AP, then the middle term is called aim. The middle term is called aim between the other two. Between को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, between the other two. So अब हम कहेंगे if, तो इसलिए if स्मॉल a कॉमा कैपिटल A कॉमा स्मॉल b आर इन AP, then A is AM of A and B. So इसलिए अब A को कैसे लिख सकते, ये तीनों AP में है, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b माइनस कैपिटल A, इसका AP के रूल से, डेफिनेशन से कैपिटल A को इसे देख लेते A प्लस कैपिटल A इक्वल टू, A को इधर ले गए स्मॉल को, तो स्मॉल a प्लस में इस साइड स्मॉल b, तो फाइनली ये 2a इक्वल टू a प्लस b, तो AB का सम जो होगा 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म होगा। फाइनली याद रखते हैं एम, दैट इज एम क्या A है, तो A B का एम A है, तो A हो गया A प्लस B अपॉन 2। ये याद रखते हैं कि AB का मीन हमेशा दोनों का एवरेज होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देते हैं, तो A और B के बीच जो मीन आएगा दैट इज स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b आर इन AP होगा, राइट? ओके, एनी प्रॉब्लम? तो ये याद रखना है आपको कि स्मॉल a कॉमा कैपिटल B आर इन AP है, तो A जो है वो मीन है, और मीन डायरेक्ट दोनों का एवरेज A और स्मॉल a कैपिटल स्मॉल b का एवरेज A प्लस B बाई 2 आता है। ये चीज भी लोग याद रखते हैं, लोग ये चीज भी याद रखते हैं, दोनों में से कोई याद रखते हैं, मैं ज्यादा ये याद रखता हूं। ओके, इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, इसमें 3 टर्म था, इन टर्म के लिए एक्सटेंड करेंगे। Second, if A1 comma A2 comma A3 comma dot 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 A, n term कितना है इसमें? n term 1 2 3 n term are n numbers are n are n numbers, then the arithmetic mean that is AM। अभी AP में है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, AP में है तभी, नहीं है तभी, कोई दिक्कत नहीं, राइट?
लेकिन इसका एरिथमेटिक मीन एम कहलाता। ए ऑफ दीज नंबर, एरिथमेटिक मीन ए ऑफ these number is given by a, इसका एरिथमेटिक मीन है एवरेज होगा ऐड करके a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 n को ऐड किया, n टर्म है तो n से डिवाइड भी देना होगा। ओके, n नंबर है एपी में या नॉन कुछ भी हो, उसका एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जिसको मीन कहते हैं, इनफैक्ट यहां पे एरिथमेटिक मीन जो है एरिथमेटिक मीन है ना, वो असल में मीन ही है इस केस में। ओके राइट। अब तीसरा पॉइंट पढ़ना है। तीसरा पॉइंट में एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, एन एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ये हेडिंग है। ओके, तीसरा का मीन के अंदर ही पर है तीसरा पॉइंट। इफ n नंबर्स a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट 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 an are if n number a1 comma a2 comma a3 dot dot an are between A and B such that a1 comma small a comma a1 comma a2 comma a3 dot 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 an comma b are is in AP, इसमें AP में है। एन एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं हम लोग। एन नंबर, इफ एन नंबर इतना आर एरिथमेटिक मीन आर एरिथमेटिक मीन, सॉरी यहाँ पे एक चीज छूट गई। इफ एन नंबर्स a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट डॉट n आर एरिथमेटिक मीन between A and B,
then n number arithmetic mean between a and b, then small a comma a1 comma a2 comma a3 dot dot an comma b is in AP. ओके, ये AP में होगा। ओके, अब लिखो यहां पे हियर ए जो हुआ वो फर्स्ट टर्म हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। और बी क्या हुआ? देखो ये ऑलरेडी एन टर्म है यहां से यहां तक, a1 a2 a3 an तक, और ये एक टर्म मिलके टू टर्म, n प्लस 2th टर्म। ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये वाला सेकंड पोजीशन पे a1। इसमें टोटल यहां से यहां तक n टर्म है, लेकिन ये सेकंड पोजीशन पे, ये वाला n प्लस 1 पोजीशन पे, ये n प्लस 2 पोजीशन पे। तो यहां से यहां तक जोड़ूं 1 2 3 4 n प्लस 1th, ये n प्लस 2th। तो b जो है वो n प्लस 2th टर्म है। a1 क्या है? सेकेंड टर्म है। a2 क्या है? थर्ड टर्म है। उसी तरह डॉट 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 करते जाऊं तो मैं n को देखूं तो n प्लस 2th पे है, तो n प्लस 1th पे है, तो ये n प्लस 1th टर्म है ये इस AP का। राइट? ओके, अब मानेंगे कॉमन डिफरेंस मान लेंगे, इन दोनों के बीच मालूम नहीं तो कोई कॉमन डिफरेंस मानेंगे, और कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे। लेट डी कॉमन let the common difference, okay, equal to common difference of the given AP। अब लिखना शुरू करेंगे हम। A तो ऑलरेडी फर्स्ट टर्म है, A1 लिखेंगे, a1 सेकेंड टर्म है लिखा है यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी। सॉरी, इस बाद में कर लेते पहले। n प्लस 2th टर्म, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म n प्लस 2th माइनस 1 तो कॉमन डिफरेंस। n प्लस 2th टर्म यहाँ पे है b, डी कॉमन डिफरेंस मानने के बाद इस टर्म का पोजीशन देगा n प्लस 2th टर्म, तो n प्लस 2th टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n पोजीशन ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इसका वैल्यू b है, यहाँ a प्लस, यहाँ 2 में से 1 गया 1, n प्लस 1 इंटू डी। राइट? तो यहां पे a को इधर ले आया था b माइनस a, यहाँ n प्लस 1 इंटू डी। इसको ऐसे लिख लेते हैं n प्लस 1 इंटू डी b माइनस a, तो d निकल गया b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये याद रखने की भी चीज है कि देखो a और b के बीच n मीन निकालना है, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? b माइनस a करो और जितना मीन निकालना है उसमें एक ऐड करके डिवाइड दो। n मीन निकालना है तो n प्लस 1, m मीन निकालना है m प्लस 1, n माइनस 1 मीन निकालना है n माइनस 1 प्लस 1, और तो 1 ऐड करके ही लेना है। ओके, फिर से बोल रहा मैं, इसके बीच जितने सारे मीन निकालने हैं वो नंबर मुझे मालूम है कितना है। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म भी है, तो
b माइनस ए करके डिवाइड कितना, जितना मीन है निकालना है उसमें +1 करके ऐड करना है, +1 ऐड हो गया, उसका डिवाइड देना है। तो b माइनस ए डिवाइडेड नंबर ऑफ मीन कितना n है, उसमें एक ऐड कर दिया, आ गया। ओके, तो ये याद रखने की चीज है, फास्ट में काम होता है। अब हम आगे चलेंगे। T2 है, ये T1 टर्म है, ये T2 टर्म है। तो T2 असल A1 है, T2 को लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, A प्लस कॉमन डिफरेंस है b माइनस ए अपॉन n+1। ये A2 का पोजीशन, A1 निकाला, A2 निकाला, T3 है, T3 मतलब यहाँ पे A2 है, T3 देखेंगे तो a प्लस 2d आएगा, a प्लस 2d का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1। T3 A3 हो गया T4 हो गया A3, T4 लिखेंगे a प्लस 3d, a प्लस 3d का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n+1। अब क्या देखते कि जनरल टर्म का मीन लिख दे, बीच में जनरल मीन लिख दे, rth मीन देखते, फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन है। फर्स्ट मीन सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड मीन थर्ड पोजीशन पे है, तो ये होगा rth मीन कौन पोजीशन पे, r प्लस 1th पोजीशन पे होगा। इसका होगा a प्लस r+1 मतलब r d, r a प्लस r कॉमन डिफरेंस b माइनस ए होल डिवाइडेड n+1। ये याद रखना है। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे a3 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे a4, अब जितना पुट n पुट करें तो n आ जाएगा, राइट। कुछ किताब में ऐसे लिखा होता है कि an इक्वल टू n a प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n+1, लेकिन इसी को वो कह देते हैं कि ये जनरल मीन वाला निकाल लिया, यहाँ पे n है, यहाँ n रखा, यहाँ n रखा, यहाँ भी n है। लेकिन क्या होगा कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर सकते जाते हैं, मुझे बीच में टोटल निकालने में 25 मीन, क्या निकालना है, 25 निकालना है। 25 मीन है, लेकिन 25 मीन में से 10th मीन चाहिए। तो बच्चे इस फार्मूला में अक्सर क्या करते हैं, यहाँ पे a10 रखते, तो यहाँ पे a प्लस 10 b माइनस ए, यहाँ पे भी 10 रख देते हैं +1, जो कि नीचे 10 गलत हो जाता है। यहाँ पे जो n है वो कितना मीन है इम्बेड किया, इंसर्ट किया हुआ, a और b के बीच में कितना मीन इंसर्ट किया हुआ है, वो उसका वैल्यू डालना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 डालना होता है। तो लोग अक्सर इस n में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं कभी भी n और n में नहीं लिखता, यहाँ पे मैं r में लिखता। अब मुझे दिक्कत नहीं होता, इसको याद रखता तो मेरे लिए आसान काम होता जनरल के लिए। क्या हो चाहिए, मुझे n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन n इक्वल टू 25 है, राइट। इंसर्टेड मीन क्या है, 25। अब मुझे पोजीशन a10 चाहिए था, r का वैल्यू हो गया 10। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे a10, यहाँ पे a प्लस r का वैल्यू 10, b माइनस a, और n जो है कितना मीन इंसर्ट किया, मीन इंसर्ट किया 25, तो पुट करेंगे 25 प्लस 1। तो कभी भी रॉन्ग होने का चांस नहीं होता है, सिंबल प्रॉपर वे में यूज करते हैं। बुक में भी सही प्रॉपर सिंबल यूज नहीं हुआ है। मैं अपने टाइम में भी काफ़ी कंफ्यूज था कि ये तो सेम ही दिख रहा है, फिर दोनों का वैल्यू अलग अलग क्यों डाल रहे हैं। तो बाद में मैंने खुद से इसको सही किया कि दोनों सिंबल को अलग कर दें, यहाँ वाला सिंबल को और ये सिंबल को, कि मुझे पुट करने के टाइम में परेशानी ना हो, बहुत ईजिली मैं पुट कर सकूं और फाइनली आंसर फास्ट में निकाल सके। तो इसका बुक में ये प्रॉब्लम है।
उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बताया और डिटेल में आपको समझना चाहिए, राइट? ओके, कंफर्म? आप जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए, ओके? आप जल्दी नोट कीजिए इस चीज को। नोट कर लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें नोट लिखा है, the sum of n AMs inserted between A and B, the sum of n AMs inserted between A and B is equal to n times equal to n times of single AM between A and B, between A and B, that is AR, R की वैल्यू 1 से लेके n, n मीन है, इसका सम n टाइम्स कैपिटल A। कैपिटल A क्या है? सिंगल मीन है। सिंगल मीन मतलब A B के बीच एक ही मीन निकाला है, तो A की मीन निकाल के फर्स्ट पॉइंट आज वही पढ़ाया मैंने, A का वैल्यू होगा A प्लस B बाई 2, ये सिंगल मीन। ओके, कंफर्म? ये काम आपको मैंने दिया प्रूव करने का कि इसको प्रूव कीजिए। यहाँ पे A1 मैंने लिख के दिया है A प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1, A2 लिख के दिया है A प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1। उसी तरह सबको ऐड कीजिए और ये प्रूव कीजिए कि n टाइम्स A होगा और A का वैल्यू A प्लस B बाई 2 होगा। ये आपको प्रूव करके शो करना है, ओके? अब हम पढ़ेंगे अगला प्रोग्रेशन। Geometrical progression, in short G dot P, short। अब मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बोल देता फास्ट में, जो मेरा काम का उतना ही, फिर लिखा देंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस मिलता था लॉजिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो मिलेगा लॉजिक, मतलब किसी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड देंगे, जस्ट प्रीवियस टर्म से, तो जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम होगा। तो a sequence is said to be, a sequence is said to be in, a sequence is said to be in geometric progression when its first term is non-zero
and each of its succeeding term, each of its succeeding terms is r times the preceding terms. When, या लिखो where r is some fixed non zero number, ओके। उसको दूसरे टर्म में मैंने बोला
A sequence is said to be in GP when its first term is non-zero and each of its succeeding term is r times the preceding term, where r is some fixed non-zero number. The fixed number r is called common ratio C dot r. It is clear from the definition. No term of a GP is zero. कोई भी term GP का zero नहीं हो सकता. इसी के दूसरे तरह से डेफिनेशन लिखूं तो मैं a sequence it's said to be in GP. A sequence is said to be in GP if the ratio any term, the ratio of any term to just previous term. A sequence is said to be GP if the ratio of any term to just previous term is always constant. Okay, the constant ratio is called common ratio C dot R. दो तरह का डेफिनेशन मैंने तुम्हें दिया. ओके, अब हम दोनों डेफिनेशन के बाद नीचे में मैथमेटिकल व्यू देने जा रहे हैं. इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. इफ ए फर्स्ट टर्म ए called first term, small r कॉमन रेशियो, बाद में सी डॉट आर भी लिखूंगा मैं. फर्स्ट टर्म में जीरो नहीं हो सकता, कॉमन रेशियो भी जीरो नहीं हो सकता. देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन according to definition कोई टर्म उसका सक्सीडिंग टर्म r टाइम्स, इसका सक्सीडिंग r टाइम्स दैट इज ar स्क्वायर, फिर इसका सक्सीडिंग ar क्यूब, फिर इसका सक्सीडिंग ना ar टू द 4 r इन gp. पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म ए है तो इसका सक्सीडिंग टर्म r टर्म से r से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसका सक्सीडिंग r से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सक्सीडिंग r से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सक्सीडिंग r से मल्टीप्लाई होगा. इस तरह होते जाएगा. जो सीक्वेंस बनेगा इस सीक्वेंस को कहेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. राइट. दूसरा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी टर्म लिया, सेकेंड टर्म लिया जस्ट प्रीवियस टर्म ए रेशियो है आर, कोई भी टर्म लिया लपोट फिफ्थ टर्म लिया ए आर टू द 4 जस्ट प्रीवियस टर्म ए आर क्यू आर, कोई भी टर्म लिया इसका थर्ड टर्म लिया ए आर स्क्वायर जस्ट प्रीवियस सेकेंड ए आर,
कैंसिल होके आर बचा। तो देखते कोई भी टर्म पिक किया और जस्ट प्रीवियस टर्म से डिवाइड दिया, दैट इज रेशियो बनाया, तो हमेशा रेशियो क्या आ रहा है, आर है। तो दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये जीपी में ही है, दोनों डेफिनेशन एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, राइट। कंफर्म। अब हम जनरल टर्म जीपी निकालने जा रहे हैं। अभी बताया मैंने ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, आर इन जीपी, ए फर्स्ट टर्म, स्मॉल आर कॉमन रेशियो। तो देखे तो ये T1 है फर्स्ट टर्म है, ये T2 सेकेंड टर्म है, T3 थर्ड टर्म है, T4 फोर्थ टर्म। तो मैं क्या करता, T1 लिखता A, T2 AR है, AR को लिख सकते हैं पावर 1 को लिख सकते 2 माइनस 1, यहां लिख सकते AR, ये आर का पावर 0 होना, 0 का मतलब 1 माइनस 1। T3 लिख सकते ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर को लिख सकते ए आर टू द पावर 2 को 3 माइनस 1 डॉट 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 टी आर। तो ए, अब देखो 1 है, सम में ए सम में है, 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, सम में आर आ रहा है, आर का पावर 3 है तो 3 माइनस 1, इसमें ए रहेगा आर रहेगा, तो ऊपर में क्या 3 है तो 3 माइनस आर है, तो सॉरी के है तो के माइनस 1 डॉट 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 लास्ट में एन, टी एन। तो यहां भी ए आएगा आर आएगा, 1 है तो 1 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, 3 है तो 3, n है तो n माइनस 1, इसको तो nth टर्म कहते हैं, nth टर्म ऑफ अ जीपी, और दूसरा नाम है इसका जनरल टर्म। ये याद रखने की चीजें हैं। ओके, जनरल टर्म टी एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1, nth टर्म लिखा। तो यहां पे जितना वैल्यू पुट करेंगे टर्म निकलते जाएगा। अब हम देख लेते कितना टाइम लेक्चर का हो चुका, उसी हिसाब से फिर अगला पॉइंट लेंगे। 44 मिनट। तो आई होप 15 मिनट बचे हैं, तो सम ऑफ जीपी हो ही जाएगा। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स of a GP, in terms of a GP, तो लिखेंगे if a कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 nth टर्म लिखते ए आर टू द पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म n टर्म है, n टर्म्स, a r to the n minus 1
इज इन, नहीं अलग टर्म, आर इन जीपी, और इन जीपी सम निकालना है। इन टर्म के सम को कैपिटल एस एन से दिखाते हैं। जीपी का सम है, इसका मतलब हुआ ये अगर T1 टर्म है, ये T2 है, ये T3 है, Tn पोजिशन, तो दैट इज T1 T2 T3 Tn, इन टर्म का सम है। इसको समेशन में ऐसे लिख सकते हैं, वेरिएबल r फ्रॉम 1 to n tr, राइट। तो एस एन ए की T1 की वैल्यू a, T2 ar, T3 ar स्क्वायर, Tn ar टू द पावर n माइनस 1। टोटल टर्म इसमें n है, बताया जा चुका है। इसका बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, लेकिन r नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, r नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, मल्टीप्लाई करने के टाइम आप मल्टीप्लाई करें, एक नंबर आगे शिफ्ट कर देंगे, तो r इससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें r मल्टीप्लाई होगा तो ar, लेकिन शिफ्ट करके लिखेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे आएगा ar, ये वाला टर्म यहाँ जाएगा, ar पहले से r मल्टीप्लाई होगा ar स्क्वायर, ये वाला टर्म आगे जाएगा ar क्यूब, जस्ट इसके पीछे ar n माइनस 2 होगा, n माइनस n माइनस 2, इसमें r से मल्टीप्लाई शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाएगा, r से मल्टीप्लाई करें तो n माइनस 2 पावर प्लस 1 होगा तो n माइनस 1, तो यहाँ पे a n माइनस 1, और ये वाला आगे जाएगा, इसमें r से मल्टीप्लाई हुआ तो n माइनस 1 और प्लस 1 पावर 8, तो a r टू द n, यहाँ a r टू द n आएगा, राइट। मैंने क्या किया, बोथ साइड r से मल्टीप्लाई करें, इसको एक एक आगे शिफ्ट करते चले गए, राइट। अब इसका मुझे जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ सिंबल दिया था, आप समझ में आपको मैंने क्या किया है। अब यहां से यहां तक देखेंगे तो टोटल n-1 टर्म है, ये अलग टर्म है, तो एक टर्म ये आगे भाग गया, तो इसमें यहां से लेके यहां तक टोटल दोनों में, उस पर भी n-1 टर्म, नीचे भी n-1 टर्म, ओके। तो ये माइनस करेंगे आप, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो बीच में सारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ एस एन माइनस आर एस एन, यहाँ ऊपर प्लस ए बचा, यहाँ पे माइनस ए आर टू द एन बचा, लेकिन आर नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो पहले से आर नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा केयर रखने के लिए। एस एन कॉमन हुआ इसमें से, 1 माइनस आर एस एन, यहां से ए कॉमन हुआ, 1 माइनस आर टू द एन, अब केस 1, मॉड आर की वैल्यू, सॉरी केस 1 में 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, दैट इज आर नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। आर अगर 1 नहीं है तो
हम क्या करेंगे कि एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द एन होल डिवाइडेड 1 माइनस आर से आप डिवाइड दे सकते क्योंकि ये जीरो है नहीं, ये जीरो नहीं है, पर आर 1 हो जाता, 0/0 डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए आर नॉट इक्वल टू 1। इसको याद रखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, यूजेस फॉर 0 से बड़ा मॉड 1 से छोटा, दैट इज -1 से बड़ा 0 से छोटा, और इसी को दो पार्ट में बांटा गया, 0 से बड़ा 1 से छोटा के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। दूसरा माइनस ऊपर से कॉमन लिया, r टू द n माइनस 1, नीचे से माइनस कॉमन लिया, r माइनस कैंसिल, एस एन हुआ a टाइम्स r टू द n माइनस 1 इसको यूजेस फॉर मॉड r ग्रेटर देन 1, दैट इज, इसको दो पार्ट में बांटते हैं, इसका सॉल्यूशन -1 से कम के लिए और 1 से ज्यादा के लिए। ओके, वैसे ये फॉर्मूला ज्यादा प्रचलन में है, तुम ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए इसको भी यूज कर सकते, इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन -1 का चक्कर ना पड़े इसके लिए काम किया कि ये वाला फॉर्मूला 1 से कम -1 से ज्यादा, 0 तो लेते नहीं, और ये 1 से ज्यादा -1 से कम के लिए वाला यूज करते हैं। वैसे दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 के लिए नहीं, 1 जोड़कर। तो ये याद रखने के बाद केस 2 में इफ r1 माइनस r इक्वल टू 0, दैट इज r इक्वल टू 1 के लिए, इस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, कभी भी इससे लीड नहीं कर सकते। शुरू इनिशियल में जाएगा एस एन था a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द n माइनस 1, सो टोटल n टर्म्स था। एस एन इक्वल टू r1 ले लिए, तो 1 का पावर कोई फाइनाइट 1 ही होता, 1 इंटू नंबर सेम नंबर आता, तो a इंटू 1 a ही आएगा, यहाँ भी a आएगा, हर जगह a आ जाएगा, इसमें भी n टर्म ही होंगे। सेम चीज को n टाइम ऐड किया है, तो दैट इज n टाइम्स a। तो जीपी में इफ r इक्वल टू 1 देन एस एन इक्वल टू n टाइम्स जो फर्स्ट टर्म जो था वो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, राइट? ये याद रखने की चीज है जीपी में, ओके, राइट? Or some infinite term of a GP. Sum of finite term of a GP. इसमें क्या करना है कि एस एन निकालना इन्फिनिटी का, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एस लिमिट x n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एस एन
इसको एस इन्फिनिटी कहते हैं, राइट। एस एन की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो हम लिखेंगे वी नो डैट एस एन अभी बोला है ए 1 माइनस आर टू द एन अपॉन 1 माइनस आर, राइट। अब इसमें केस 1, इफ 1 तो ले ही नहीं सकते, इफ 0 से ज्यादा हो, मॉड 1 से कम हो, दैट इज -1 से ज्यादा 0 से कम, और 0 से ज्यादा 1 से कम के लिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट टाइम इसमें लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन, इसमें लिमिट लगेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a टाइम्स अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। इसी को कहा गया यहाँ पे एस इन्फिनिटी। इसका केस 1 भी लगता आज हो पाएगा, इसका केस 2 कल बताएंगे, ओके। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए कांस्टेंट है, एन वेरिएबल है, आर भी कांस्टेंट है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर बाहर आ गया, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 माइनस आर टू द एन, ए अपॉन 1 माइनस आर, लिमिट लीनियर होता है, थोड़ा पढ़ा होगा कोड का, अंदर जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू 1, n टेंड्स टू इन्फिनिटी या 1, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द n, ये हो गया a अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल को फर्क नहीं था, 1 ही आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द n। अब तुमको चीजें बताता मैं, 1/2 का पावर 1 हुआ 1/2, 1/2 का पावर 2 हुआ 1/4, 1/2 का पावर की हुआ 1/8। तो हम क्या करते हैं, कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो उसका पावर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वो 0 के करीब जाता है। तो अभी क्या है, r का वैल्यू -1 से बड़ा 0 से छोटा, डेट इज 1 से मॉडुलस जो है 1 से कम है और 0 ज्यादा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे केस 1 ही चल रहा है, केस 1 ही का पार्ट है वो, कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r टू द n हमेशा 0 की तरफ जाएगा, कब, जब r का मॉड लेस देन 1 आएगा, 0 से ज्यादा, ओके। इसका मतलब है s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, इसके लिए 0 रखेंगे। फाइनली आपको याद क्या रखना है, केस 1 में इन्फिनिटी टर्म का सम एस इन्फिनिटी इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करते ए अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, इफ आर की वैल्यू पे रिस्ट्रिक्शन है कि 0 से ज्यादा हो मॉडुलस आर का और 1 से कम हो। ये चीज फुल इंफॉर्मेशन याद रखना है एस इन्फिनिटी के लिए। केस 2 कल नेक्स्ट लेक्चर में आपका लिया जाएगा। आज मेरे पास टाइम 1 आवर एंड हो रहा है और एंड हो ही गया, तो आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट में आज यही लेंगे। थोड़ा सा रह गया इसका पार्ट सम का, इन्फिनिटी का। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। इन बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता, इसलिए